हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमए इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस इस बार 2021 में आए थे उसी को डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ फिर हम लोग आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि इस वीडियो में जो है हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे। आगे अलग वीडियो में फिर हम लोग उसके सॉल्यूशंस को डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन नहीं डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने एंड से इन सारे को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2022 में जेएनयू एमए इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आता है वो सारा आपको मिलता रहे। और लास्ट ईयर की तरह इस बार भी हम लोग जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जेएनयू के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट विल बी प्रोवाइडिंग पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर राइट फ्रॉम 2011 टू 2021। तो उसके लिए भी आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं और गूगल फॉर्म दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप रजिस्टर कर लें, सो दैट कि हम लोग आपको सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहें थ्रू व्हाट्सएप। और इसके लिए आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर है 8448878849। तो इस वीडियो में हम लोग CESP का डिस्कशन करेंगे। जेएनयू में दो इकोनॉमिक्स का सेंटर है, CESP एंड CITD। CITD आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जहाँ पे फोकस किया जाता है, CESP आपका जनरल इकोनॉमिक्स है। तो आज जो है हम लोग CESP के बारे में ही डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जो है सिर्फ 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इस बार जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो है इंक्रीज कर दिया गया है। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड वाज इंक्रीज टू 100। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी 100 क्वेश्चंस ही आएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ ईच फर्म इन एन इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन इज C इक्वल टू क्यू माइनस 10Q² प्लस 35Q। तो ये कॉस्ट फंक्शन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। द इंडस्ट्री डिमांड इज D इक्वल टू द फर्म आर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, फाइंड द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। यानी बेसिकली आपको फाइंड करना है कि फर्म नंबर ऑफ फर्म जो है इंडस्ट्री में कितने होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है लॉन्ग रन, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इन द लॉन्ग रन कितने फर्म होंगे इंडस्ट्री में। प्लस आपको एक चीज़ ये भी जानना पड़ेगा कि लॉन्ग रन में होता है इंडस्ट्रीज़ में फर्म आती रहती है जाती रहती है। जो भी आपका प्रोडक्शन फंक्शन वाला जो टॉपिक है उसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। बाकी इसके लिए हम लोगों ने बुक्स के बारे में भी डिस्कस किया था, उस वीडियो को भी आप जो है जाकर देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है। और फिर हम लोग टॉपिक वाइज भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक बुक से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कि कवर अप करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ क्वेश्चन को लेकर। बाकी आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 570। जो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ये है 100। तो लॉन्ग रन में अगर सिंपल आप कॉस्ट फंक्शन और डिमांड फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। यानी लॉन्ग रन में 100 फर्म्स ऑपरेट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू AL पावर है 1/2 K पावर 1/2। तो ये नॉर्मल कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है। When the growth rates are 1%, 2% and 3% respectively for technology, labor and capital, find a growth rate in the economy. So basically आपका A जो है ये टेक्नोलॉजी हो गया, L जो है लेबर हो गया और K जो है आपका कैपिटल हो गया। तो ये दे दिया गया है कि आपका टेक्नोलॉजी 1% से ग्रो कर रहा है, 2% से लेबर ग्रो कर रहा है, 3% से आपका कैपिटल ग्रो कर रहा है। तो उस केस में आपका जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है यानी क्यू का जो ग्रोथ है वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 3.5। तो ग्रोथ रेट जो है 3.5 के रेट से इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी। अब देखिए अभी हम लोग सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग इसको अपने से सॉल्व कीजिए। बाकी आगे वीडियोस में हम लोग इसको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताएंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैज ₹30 एज कैपिटल, 25 वर्कर्स एज लेबर, total factor productivity is constant and 0.4, output elasticity of labor is 0.3 and output elasticity of capital is 0.7. What would be the production function in the Cobb-Douglas form? तो बेसिकली आपसे ये बोला जा रहा है, आपको देखिए वैल्यूज दे दिया गया है कि कैपिटल कितना है, लेबर कितना है। सो कैपिटल यानी आपका, अगर आप के की बात करते हैं तो वो 30 हो गया, लेबर है जिससे कि हम एल से डिनोट करते हैं तो वो 2.5 हो गया। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज कांस्टेंट एट 0.4। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई है। अब जो क्वेश्चन है ये, यानी कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा था कि वहाँ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया था, यहाँ आपको कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, यानी बेसिकली आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से वैल्यूज में आप क्या क्या पुटअप कीजिएगा। जैसे हम जानते हैं कि 1/2 इनका इलास्टिसिटी होता है, तो उसी तरीके से ये सवाल पूछा गया है कि आपको कौन कौन से वैल्यूज में क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले फैक्टर प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट यानी टेक्नोलॉजी ग्रोथ का 0.4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जान रहे हैं कि कैपिटल 30 दिया गया है, यानी के आपका 30 हो जाता है, और आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर इज 0.3 एंड आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर इज 0.4, यानी 30 टू द पावर 0.7 हो जाएगा और 25 टू द पावर 0.3 हो जाएगा। तो बेसिकली इन चारों में अगर आप देखिएगा तो Q इक्वल टू 0.4 इंटू 25 टू द पावर 0.3 और 30 जो कैपिटल है 0.7, तो ये हो जाएगा। प्लस इसी में अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा गया होता कि टोटल यूनिट इलास्टिसिटी है, मोर देन 1 है, लेस देन 1 है, तो यहाँ बोल सकते थे कि 0.3 है प्लस 0.7 है, प्लस कीजिएगा तो यूनिट इलास्टिसिटी हो जाएगा। जितने इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट होंगे बेसिकली इसको तो समझ ही गए होंगे जो मैंने अभी बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन QL इक्वल टू 8, यानी बेसिकली आपका यहाँ पे फिर टेक्नोलॉजी की बात कर दी गई है। L यानी ये मतलब सेम ही क्वेश्चन को आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे सिर्फ जो प्रोडक्शन फंक्शन है जो इस क्वेश्चन में निकला है वो सेम ही है, अंतर बस ये है कि वहाँ पे 0.4 था, यहाँ 8 है। अब यहाँ पे L का वैल्यू भी दे दिया गया है एंड फाइंड PL। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसका जो हो जाएगा वो है 2.4, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2.4। व्हेन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, अगेन कॉब डगलस है, तो एक चीज जो आप देख लीजिएगा कि जब भी आप जेएनयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अच्छे से आना चाहिए, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ हाउ टू सॉल्व इट बट ऑल्सो फॉर एग्जांपल कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो अलग अलग वेरियस फॉर्म्स में किस तरीके से आता है, क्योंकि कभी कभी उससे भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। सो कॉब डगलस यहाँ पे दिया गया AL टू द पावर, यानी इलास्टिसिटी लेबर और कैपिटल का दोनों 0.5 है। What would be the total production when total factor productivity is 8, यानी A इक्वल टू 8 दे दिया गया, लेबर इक्वल टू 25 और K इक्वल टू 64, यानी आपको यहाँ पुटअप करना है 8, L के जगह पुटअप करना है 25, K की जगह पुटअप करना है 64, और फिर आपको जो है निकाल लेना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 320, यानी इसका बेसिकली 8 इंटू जैसे कि मैं अगर बताऊं तो L 25 है, यानी आप 5 स्क्वायर कर सकते हैं, 5 स्क्वायर तो वो आपका फिर 5 बच जाएगा, फिर K जो है आपका हो जाता है 64, यानी फिर आप जो है 8 स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 8 स्क्वायर का फिर वो 2 स्क्वायर का 2 इंटू 1/2 0.5 ही है, तो वो कट जाएगा, तो बेसिकली आपका हो जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 8, तो उसका हो जाएगा 320। तो होपफुली ये आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है। हाँ, हम लोग फिर इसको सॉल्व करके भी बताएंगे तो फिर आपको और ये अच्छे से समझ में आएगी।
और मैं बता दूं कि हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि 19 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, 18 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 20 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगेन फिर Cobb-Douglas production function. When the Cobb-Douglas production function is equal to 8, L to the power 0.3, K to the power 0.7 and L, find the cost function. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन कितना होगा, यानी कि कॉस्ट इन ऑफ द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको बोला गया था कि यहाँ पे आपको बोला गया था कि यहाँ पे Q का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे आपको कॉस्ट का वैल्यू निकालना है, यानी कि आप CLK कर देते हैं तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ को पुटअप कीजिएगा, अगर देखिए डायरेक्टली अगर आप वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं तो फिर जो है आपका फिर जो है वो प्रोडक्शन निकल जाता है, कॉस्ट नहीं निकलता है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि आप जो है Cobb-Douglas मान लीजिए प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है तो उसको कॉस्ट फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये कन्वर्सन आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। और इनफैक्ट इसके लिए आप जो है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स व हल वेरिएंट देखिएगा तो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, या फिर एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आप देख सकते हैं, सेम बाय हल वेरिएंट, एडवांस ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है इसमें आप प्रोडक्शन फंक्शन को। और ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए कि कॉस्ट फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। कॉस्ट फंक्शन दिया गया है तो प्रोडक्शन फंक्शन कैसे निकालना है, प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है तो कॉस्ट फंक्शन कैसे निकालना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 800। तो अगर मान लीजिए अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि 800 कैसे आएगा, तो सिंपल सी बात है। देखिए जब आपका बेस दोनों सेम ही है, 100 है तो अगर 100 तो 0.3 और 100 पावर 0.7, तो आप दोनों को कॉमन लेके कीजिएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, इंटू 8 आप डायरेक्टली 800 लिख सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये पूछा गया है कि जैसे व्हेन द कंजम्पशन फंक्शन, अब देखिए यहाँ कंजम्पशन फंक्शन दे दिया गया है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे दिया गया है, IS कब, तो बेसिकली ये आपका मैक्रो का क्वेश्चन हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि पहले 6 क्वेश्चन माइक्रो से पूछे गए थे, अब यहाँ मैक्रो का क्वेश्चन दे दिया गया, कॉस्ट फंक्शन दे दिया गया है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे दिया गया है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको सॉल्व करना। अब यहाँ आपसे पूछा गया कि IS कर्व का जो है वैल्यू क्या होगा। तो आप जैसा कि जानते हैं इसी को आपको जो है जैसे C इक्वल टू 0.5 C इक्वल टू 5 प्लस 0.6 y दिया गया है, तो आप इसको y के वैल्यू के टर्म में निकाल लीजिए। और जब y के वैल्यू के टर्म में आप निकाल लेते हैं फिर आप जानते हैं कि y इक्वल टू C प्लस आई हो जाता है। अगर सेविंग नहीं है तो फिर उसको नहीं ऐड करना है, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो y इक्वल टू 512.5 माइनस 125 R हो जाएगा। अब यहां से आपको R मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि आपका फिर से यहाँ पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया गया है। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया गया है, फाइंड IS, यहाँ पे भी इक्वेशन फॉर IS कर्व दिया गया है। अब अंतर बस यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट, पहले जो है गवर्नमेंट का कंजम्पशन फंक्शन नहीं दिया गया था, पहले सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन फंक्शन दिया गया था। ये इस क्वेश्चन में देखिएगा तो ये प्राइवेट कंजम्पशन है, गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पे आपका गवर्नमेंट कंजम्पशन फंक्शन G इक्वल टू 20 इक्वल टू T, यानी फिर आप उसको टैक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी दिया गया है कि आपका कर्व क्या होगा, तो उसको भी सेम फॉर्मूला है, कुछ कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो उसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 350 माइनस 20 R आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन यहाँ पे मनी डिमांड फंक्शन दे दिया गया है, मनी सप्लाई का फंक्शन दे दिया गया है। अब आपको IS कर्व पहले में पूछा गया था, यहाँ पे LM कर्व पूछा गया है।
अब होपफुली आप लोग को पता होगा कि IS कर्व क्या होता है, LM कर्व क्या होता है, और दोनों LM कर्व इज बेसिकली आपका मनी डिमांड फंक्शन, मनी सप्लाई फंक्शन, उसको आप इक्वेट करते हैं तो आपको LM कर्व मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और इसका जो करेक्ट आंसर है y इक्वल टू 2000 प्लस 100R। सिंपली इसमें आपको जो है इक्वेट कर देना है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो इक्विलियम, एक तो होता है कि इक्विलियम लेवल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि इस मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई आप कीजिएगा तो ये आपका 0.5y माइनस वो करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 0.5y इक्वल टू 1000 प्लस 50R। अब 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/2y या y/2 इक्वल टू 1000 प्लस 50R, तो y इक्वल टू 1000 इंटू आप 2 को इस साइड लेते आइएगा तो 2000 प्लस 100R। ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करके भी बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ए फार्मर हैज 2.5 acres of land on which he cultivates 4 times in a year. What is a net sown in this case? तो बेसिकली आपको इसमें ये निकालना है कि नेट सॉन एरिया जो है वो आपका कितना एरिया है। अब देखिए इसमें ना बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, एक होता है ग्रॉस सॉन एरिया, एक होता है नेट सॉन एरिया। ग्रॉस अगर यहीं आपसे नेट सॉन पूछा गया है तो इरिस्पेक्टिव आप कितने टाइम्स कल्टीवेट करें वो सेम ही रहेगा। वहीं अगर ग्रॉस सॉन एरिया पूछा गया होता तो नंबर ऑफ टाइम्स इनटू टोटल लैंड कल्टीवेटेड, तो आपको मल्टीप्लाई कर देते तो शायद ये 10 एकर्स आता ग्रॉस सॉन एरिया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेट पूछा गया है तो ये वही रहेगा 2.5 एकड़ से। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फार्मर हैज 2.5 एकर्स ऑफ लैंड ऑन विच ही कल्टीवेट्स खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, व्हाट इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बेसिकली होता है कि आपका जितना भी आप लैंड पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप उस पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल जाती है। तो इसका जो है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 200%। Next question is farmer has 10 acres of land on which he crops paddy on 10 acres, wheat on 7 acres and lentils on 3 acres in a year. What is the cropping intensity? Lentils मतलब pulses हो गया। तो यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है। तो यहाँ पे भी आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है 200 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 7 प्लस 3 एकर्स आप करते हैं तो फिर से वो 10 एकर्स हो जा रहा है, ठीक है। यानी वो जो है 10 एकर्स पे 2 टाइम्स कल्टीवेट कर पा रहा है, तो 200% आपका हो जाएगा। प्लस आप ये मान लीजिए कि साल में 2 बार यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि 2 बार प्रोडक्शन हो रहा है और दोनों बार जो है 2.5 एकर्स लैंड का यूज हो रहा है, इसीलिए वो 200 टाइम्स हो गया था। अगर मान लीजिए वहीं पे यहाँ पे अगर आपका कम होता, मान लीजिए 7 के बदले 6 होता, 3 के बदले 2 होता तो 8 होता, तो फिर आपका जो है 150 ही क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता। क्वेश्चन नंबर 13। सपोज यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर टू गो टू क्लब और टू वर्क टू अर्न। इन बोथ केसेस time spent is 5 hours. You are willing to spend 125 for clubbing, for which you spend 75 for tickets. If you work, get 10 per hour. What would be the opportunity cost of clubbing? यानी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लबिंग बेसिकली आपको ये कैलकुलेट करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है कि द मनी फॉरगॉन बाय नॉट अर्निंग, क्योंकि आप अर्न नहीं करते हैं तभी आप क्लबिंग जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए 10 आवर्स पर आप स्पेंड करते हैं तो 10 इंटू 5 हो जाता है कितना, 50। प्लस जो है वी आर विलिंग टू स्पेंड, इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप 75 टिकट पे इन्वेस्ट करते हैं। सो बेसिकली एक तो आप ये हो गया कि आप 50 रुपीज़ अर्न भी नहीं किए, प्लस आप 75 टिकट पे भी दिए हैं, तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा 75 प्लस 50 इक्वल टू 125। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बहुत सारे लोग ऐसा कर देंगे कि मान लीजिए सिर्फ 50 ही जोड़ रहे हैं या 75 ही जोड़ रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बजट फॉर मूवी इज 300 आउट ऑफ विच यू हैव टू स्पेंड रुपीज 150 पर टिकट। You have other option to go to work and earn 200. Should you go to the movie? अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है कि आप क्या मूवी के लिए जाइएगा या काम करने के लिए जाइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बजट कितना दिया गया है मूवी के लिए, 300 दिया गया है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कीजिएगा कि आपको मूवी के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब देखिए अगर आप 150 टिकट पे स्पेंड कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं 200, तो फॉरगॉन आपका हो जाता है 350 विच इज मोर देन 300। सो आपको मूवी के लिए नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमेस्टिक डिमांड फंक्शन ऑफ पेट्रोल इन उत्तर प्रदेश इज 1000 minus 5p and supply is 500 plus 10p. The domestic demand of petrol in Iran is not domestic. So what would be the price of petrol when Uttar Pradesh imports from Iran? सो बेसिकली आपको ये देखना है कि अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचने लगेंगे कि सर इंटरेस्ट या फिर इंपोर्ट ड्यूटी है, ये है, वो सब कुछ नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे देख लेना है कि प्राइस क्या है, ठीक है, और यहाँ पे देखना है कि आपका प्राइस क्या निकल के आ रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा 1000 माइनस 5p इक्वल टू 500 प्लस 10p, तो आपका हो जाएगा 15p इक्वल टू 500, ठीक है, यानी p इक्वल टू 500 बाई 15। और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 1200 माइनस 20p इक्वल टू 1500 प्लस 15p। आप इसको एक साइड लाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 35p इक्वल टू माइनस यहाँ पे हो जा रहा है कितना 300। तो आप ये देख रहे हैं कि ईरान का जो है वो माइनस जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसको सिंपल सा कैलकुलेट करने का तरीका ये हो जाता है कि या तो आप दोनों के डिमांड फंक्शन को ऐड कर दीजिए और दोनों के सप्लाई फंक्शन को ऐड कीजिए, ठीक है, या फिर आप इक्वली दोनों को कैलकुलेट करने के बाद फिर आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो है 4। मतलब वो इंपोर्ट प्राइस नहीं है, वो बेसिकली प्राइस है जो पेट्रोल का प्राइस हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उस तरीके से आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे ईरान में वहाँ पे सप्लाई कम हो जाता तो ऑफकोर्स वहाँ की प्राइस बढ़ जाएगी। तो उस तरीके से आपको जो है कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमेस्टिक डिमांड फंक्शन ऑफ पेट्रोल इन इंडिया इज 1000, सेम ही दिया गया है, ईरान इतना दिया गया। व्हेन इंडिया completely bans import from Iran to encourage domestic production, what is the price of petrol? यानी आप इसको माइनस कर दीजिए, बस इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आया था 500 बाई 15p, अगर पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश में, इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो 500 बाई 15p, तो 5 जो है डिविजिबल बाई 500 भी है, 15 भी है, तो यानी 100 बाई 3p बच रहा था। तो 100 बाई 3p आप कीजिएगा तो 33.33, यानी इंपोर्ट के कारण जो है प्राइस बहुत ज़्यादा घट जाता है, क्योंकि ईरान में आप देख ही रहे थे कि नेगेटिव प्राइस आ रहा है। नेगेटिव प्राइस आ रहा है, इसका मतलब जो है कि डिमांड से कहीं ज़्यादा सप्लाई है ईरान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि सपोज लेंटिल्स यूएसए से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। सिंपली ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप क्रूगमैन को आपने पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है। द डोमेस्टिक डिमांड अगेन सेम दिया गया, डोमेस्टिक सप्लाई व्हाट विल इफेक्ट ऑफ फिक्सिंग इंपोर्ट कोटा अप 200 kg। यानी आपसे ये बोला गया है कि इंपोर्ट कोटा आपका सिर्फ 200 kg है, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो बेसिकली इंपोर्ट कोटा से ये हो जाता है कि अगर आपको सिंपली अभी यहाँ से आप जो है आप प्राइस जब दिया गया है तो डिमांड कितना होगा, सपोज कीजिए 200 kg डिमांड है आपका, मान लीजिए 1200 इंटू 10 इंटू पी करते हैं तो 200 आ जाएगा। तो आपका डिमांड हो जाता है, अगर आप सिंपली प्राइस में कैलकुलेट करते हैं तो इसी प्राइस पे हो जाता है आपका 1000 यूनिट का। ठीक है। अगर अब जैसे यहाँ सप्लाई फंक्शन भी दिया गया है तो आपको इक्वेट कर देना है, तो उससे आपको टोटल यूनिट पहुंच जाएगा कि आपको कितना यूनिट जो है एक्चुअल उस प्राइस पे डिमांड किया जा रहा है। और जब ये दे दिया जाता है कि 200 kg आपको इंपोर्ट का कोटा फिक्स कर दिया गया है, तो बेसिकली आपका सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो सप्लाई दिया गया है ये इंक्लूडिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम, ये आप बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो दिया गया है। तो दोनों को आप इक्वेट कीजिएगा तो आपको फिर फाइनली हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा डिमांड, आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जब आपका 200 kg डिमांड हो रहा है, इंपोर्ट का कोटा फिक्स हो रहा है, तो वो गैप से ज़्यादा है या गैप से कम है। अगर मान लीजिए हमारा एक्स्ट्रा डिमांड जो है एट 20 रुपीज़, आप सिंपल सा बात है कैलकुलेट करने का, इसका आपका सप्लाई कितना हो जाता है, 40 इंटू 20 करते हैं 800, 800 प्लस जो है आपका सप्लाई है, यानी कि सप्लाई डिमांड इक्वल टू 1000 यूनिट पे हो जा रहा है एट प्राइस 200। यानी जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है। लेकिन अगर आप 200 और यूनिट आप इंक्लूड कर देते हैं तो यहाँ पे फिर आपको सप्लाई कितना हो जाएगा, 1200। तो आपको इससे जो है अब कैलकुलेट करना पड़ जाएगा कि सपोज कीजिए आप 1200 यहाँ डाल दिया और इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका कितना वैल्यू बच जाएगा। यानी ये इसका ऑप्शन जो है 1 करेक्ट है। प्राइस विल डिक्रीज बाय ₹4 पर केजी। क्यों प्राइस डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जितना सप्लाई है डोमेस्टिक, जितना डिमांड है डोमेस्टिक सप्लाई उतना इक्वेट कर पा रहा है। ठीक है। नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व करके भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज 2/3 एंड एमपीसी डिमांड इज 8/10 एंड एमपी फाइंड एमपीसी। यानी कि आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो अगर ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 8/30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो हम लोग सॉल्व करके बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 1/4 यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमटीआर आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर यहाँ दिया गया है मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 9/10 एंड चेंज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 1, फाइंड द इंक्रीज इन टैक्स। यूजुअली एमटीआर हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को भी लेते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स को बोला गया है। तो बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स आप डिफाइन कैसे कीजिएगा। मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स हो जाता है कि 1% टैक्स इंक्रीज करने से आपका, मान लीजिए रेट ऑफ चेंज, जब चेंज आपका एक चेंज होता है तो उसका टैक्स कलेक्शन या किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं वो डिफाइन करता है। तो इसका अब जो करेक्ट आंसर है उसको सिंपल है कैलकुलेट करना, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/6।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एमपीसी डी इक्वल टू 1/4 फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ बजट डेफिसिट ऑफ 2 ऑन कंजम्पशन। अब बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट आप अलग अलग टाइप का डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है। तो बजट डेफिसिट ऑफ कंजम्पशन मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल फैमिली या एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उनका बजट जो है, जो टोटल इनकम है वो 2 माइनस हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या रहा होगा? तो इसका सिंपल सा है, इसका अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 2/3। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पहले 20 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो है फिर हम लोग 21 to 40 डिस्कस करेंगे। सो आइडिया ये है कि आज हम लोग ने जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है इसको आप कोशिश कीजिए अपने से सॉल्व करने का। नहीं सॉल्व होता है तो फिर हम लोग वीडियोस के थ्रू तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके डिस्कस करेंगे। तो आपने ये देखा होगा कि मैक्सिमम इस बार जैसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है उसको रजिस्टर कर लें, सो दैट कि हम लोग आपको टेस्ट सीरीज के बारे में, प्रीवियस पेपर्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लें। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।